उस दिन भी सबके सामने मुख्तार ने कहा कि भैया मुझको जहर दे दिया गया है और वो असर कर गया है। मुख्तार के शव को दफनाया गया और दफनाया हुआ शव कभी भी ये जांच का विषय बन सकता है और उसका एक नाखून भी सलामत होगा तो वो साबित कर सकता है कि ये आदमी पॉइजन से मरा है कि नहीं। मुख्तार व्हील चेयर पे बेहाल स्थिति में बैठा हुआ है, आप उसको फिट कह रहे हो। हम मान लिया आप फिट था तो फिर 24 घंटे के बाद ये सब क्या हो गया। 100% सरकार और सरकार की मशीनरी की मिलीभगत है। आप बताइए क्यों जान के पीछे पड़े हुए थे एसटीएफ के आईजी साहब, या अब डीजी साहब हो गए हैं या एडीजी साहब। वेल प्लान्ड मर्डर है ये। मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इसी बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है जिसमें यह बताया गया है कि उनकी मौत हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट से हुई है, जबकि परिवार का आरोप है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। मामला अदालत में भी जा चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी से। वैसे मौका तो सही नहीं है अफजाल भाई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिस पर आपसे बेहतर कोई कह नहीं सकता। चूँकि आप ही से हमने सुना था और आप चूँकि देख कर भी आए थे कि ये जो स्लो पॉइजन की बात कही जा रही थी, लेकिन तमाम जो रिपोर्ट आई है, चाहे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आई थी उससे पहले या अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें कोई ऐसी बात तो है ही नहीं जो आप लोग कह रहे हैं। देखिए, एक निवेदन किया था, उमर मौजूद थे वहाँ और उन्होंने लिख के दिया डीएम को भी कि इस हॉस्पिटल के जिन डॉक्टरों ने मेरे पिता का इलाज किया और हमें पूरी तरह से मतलब उनका जो इलाज का तरीक़ा है वो संदिग्ध लगता है, क्योंकि जब जेल सुपरिटेंडेंट ने 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में भेजा तो डॉक्टरों ने उनकी पोजीशन को देखते हुए उन्हें फिर आईसीयू में भर्ती किया और सुबह में 4 बजे उनको भर्ती किया है और उसी दिन शाम को लगभग ही 4 ही बजे यानी 12 घंटे के अंदर उनको फिट डिक्लेयर करके और वापस जेल भेज दिया। मैं उसी दिन मिला था और मुख्तार अंसारी ने खुद मुझसे कहा था, पहले के जो जानकारियां मेरे पास हैं वो अलग तथ्य हैं, लेकिन उस दिन भी सबके सामने मुख्तार ने कहा कि भैया मुझको जहर दे दिया गया है और वो असर कर गया है। ये है कि हम यहाँ अब होश में हैं और हमें ऑक्सीजन जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हमें यहाँ राहत हो गई है, लेकिन मेरे पेट फूले हुए हैं, मुझे होठ और सारे शरीर में झंझनाहट हो रही है और काला भी हो गया था थोड़ा होठ, उसको भी उसने दिखाया और कहा कि हमारी हालत ठीक नहीं है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ 1 हफ्ते से। तो डॉक्टर से जब बात किया तो डॉक्टर ने बताया कि हम लोग 3 लोग हैं, तो 2 तो फार्मासिस्ट थे और एक अपने को बताया कि हम सर्जन हैं। और सर्जन से जब पूछा कि मुख्तार का जो केस है, इसे जो प्रॉब्लम है, तो कहा नहीं, इनको सर्जरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीम जो बनी है उसमें मुझे ही हेड बनाया गया और हम इनको 3-4 दिन में इनकी स्थिति संभल गई है। जब आए थे जिस पोजीशन में थे, आप देख लीजिए, होश में है। मैं अगर इसको थोड़े से छोटे में कहूँ, लेकिन आपका चूँकि मामला कोर्ट में भी ले गए, खुद मुख्तार ही ले गए, लेकिन जो रिपोर्ट है वही तो सबूत होता है ना। बात तो हम वही तो बता रहे हैं कि कहा है, जब हम कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम होना है तो लिख करके दिया, मुंह से भी कहा, लिख करके भी दिया, उनके मेल आईडी पे भी डाल दिया डीएम ने, और किसी ने रिसीव जब नहीं किया तो उसने मेल आईडी पे भी डाल दिया सबको। आप जो उम्र की बात कर रहे हैं, एम्स पैनल से, एम्स से आप कराइए, तो क्यों भागते हैं भाई? मर चुका है आदमी, तो द एंड हो चुका है, कंट्रोवर्सी बनी हुई है और बेटा कह रहा है, एक दिन पहले जब बेटा गया है, हम तो मिल लिए 5 मिनट, बेटे को तो मिलने नहीं दिया, बहू को तो मिलने नहीं दिया, और मौत से कुछ घंटा पहले मुख्तार ने अपने बहू और बेटे से जो बात की है वो उसका जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हाँ, आप उसको सुनिए और उसको देखिए क्या स्थिति है उसकी।
क्या उस आदमी को फिट आदमी कहा जा सकता है? क्या जिस दिन डिस्चार्ज होके वो जा रहा है, हम आभार प्रकट करेंगे उस कैमरामैन का जिसने कोई फोटोग्राफर था जिसने फोटो ले लिया। मुख्तार व्हील चेयर पे बेहाल स्थिति में बैठा हुआ है, आप उसको फिट कह रहे हो। हम मान लिया आप फिट था, तो फिर 24 घंटे के बाद ये सब क्या हो गया? फटाक फिर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। आप जो ये कह रहे हैं ना कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो कोई कॉन्स्पिरेसी भी होगा, कोई देने वाला भी होगा, कोई उसके पीछे भी होगा, सब कुछ उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? सब कुछ है। जब सरकार द्वारा प्रयोजित है ये सारा मामला, कुछ क्रिमिनल हैं जो राष्ट्र स्तर पर उनकी मतलब उनका श्रेणी बने तो वो फर्स्ट 10 में आ जाए। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह, वो ब्रजेश सिंह जो बॉम्बे जे हॉस्पिटल कांड आप जिसका नाम ले रहे हैं, तो फिर सरकार के साथ उनकी मिलीभगत, आप ये आरोप लगा रहे हैं? 100% सरकार और सरकार की मशीनरी की मिलीभगत है। आप बताइए क्यों जान के पीछे पड़े हुए थे STF के IG साहब, या अब DG साहब हो गए हैं या ADG साहब हो गए, अमिताभ यश साहब। बार बार मुख्तार ने लिख के दिया है, बार बार मुख्तार ने कहा है अपने बयानों में, हमको भी बताया है। और ये इस चीज़ के लिए मतलब वेल प्लान्ड मर्डर है ये। और जो इससे पहले घटनाएं तमाम तरह की हुई हैं, हर बार एक नई घटना, एक नए तरीके से घटना। ये अलग अलग तरीके मतलब किधर किसकी बात कर रहे हैं? भाई, जब सरकार का मुखिया कहता है ठोको, तो ठोकने वाले हैंड का जो मुखिया है वो प्लान करता है कि कौन सी नई स्टाइल लाएं और किस तरह से हम अपना मिशन कामयाब करें। अब एक लक्ष्य है कि ब्रजेश को बचाना है। सारे मुकदमे उसके सरकार और अभियोजन की मिली भगत से या तो गवाह तोड़ लिए गए, या उनको खरीद लिया गया, या तो उनको धमका दिया गया और अपने मुकदमे सारे छुड़ा लिए। सज़ा सिर्फ मुख्तार अंसारी की हो रही है। जिस केस में सज़ा नहीं होनी चाहिए उसमें भी हो रही है। देखिए अफजाल अंसारी जी, आपको कोर्ट से सज़ा मिली और कोर्ट से रिलीफ भी मिली। अगर मुख्तार भी ऐसे होते तो उनको भी रिलीफ मिल जाती। कोर्ट पे तो भरोसा है आपको? अब मुख्तार रहे नहीं, हम क्या कहें। DK सिंह साहब ने उनके 2 मामलों में सज़ा की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट अपील में जब लोग गए, 7 साल की सज़ा थी, उसने उनके आदेश को रद्द कर दिया। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जब मुख्तार अंसारी की मौत आई तो वो अखिलेश यादव हो, वो मायावती हो, कांग्रेस के बड़े नेता हो, तेजस्वी यादव हो, सब लोगों ने कहा अलग अलग मामले में कि न्यायिक जांच हो। अब आगे क्या? अब न्यायिक जांच से मतलब अभी तो ये मांग उठ रही है और पता भी चला है कि CGM बांदा ने कोई ऑर्डर कर दिया है इसके लिए। वो तो नॉर्मल जब कस्टडी में डेथ होती है तो एक SOP मजिस्ट्रेटियल जांच होती है। अब मजिस्ट्रेटियल जांच का किया या न्यायिक जांच का किया, लेकिन जैसे उड़ती पुड़ती खबर आजकल सोशल मीडिया, दोनों जांचें हो रही, तो न्यायिक भी जांच हो रही है। तो ये उस पूरी कहानी को सर्वदा के लिए समाप्त कर देने के लिए हो रही है। लेकिन एक बात बता दें कि पॉइजन का मामला एक ऐसा मामला होता है, मुख्तार के शव को जलाया नहीं गया है, वो भी एक तरीका है ना कि सब कुछ जल गया, राख हो गया। मुख्तार के शव को दफनाया गया और दफनाया हुआ शव कभी भी ये जांच का विषय बन सकता है और उसका एक नाखून भी सलामत होगा तो वो साबित कर सकता है कि ये आदमी पॉइजन से मरा है कि नहीं। तो जो लोग समझ रहे हैं कि कहानी ख़त्म कर दी गई हम लोगों ने, ठीक है, मुख्तार अंसारी की कहानी ख़त्म हो गई। मुख्तार अंसारी जैसे कितनों की और कहानी ख़त्म करेंगे आप, और पहले भी किए हैं। विश्वास उठ गया है टोटल। अपने से अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि हमारे हर गलत काम का भी
आप उसको पॉजिटिव में लीजिए कि ये हमारी उपलब्धि में गिना जा रहा, लेकिन नतीजा तो जनता के बीच में बिल्कुल विपरीत जा रहा। एहसास नहीं होता है, क्योंकि जो अहंकार जिसके अंदर आ गया वो अपने गलत फैसलों को भी, उसका अहंकार उसे यही कहता है यही सही है। आपने भी दो तरह की बात की, जनता के बीच और दूसरा आप कोर्ट की भी बात कर रहे हैं, मतलब आप इसको चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं और अदालत की तरफ भी देख रहे हैं। अब हमको तो एक अधिकारी ही बताने लगा, उसने कहा खाली हम लोग बदमाशों का थोड़ी डोजियर बनाए हैं, जो न्यायिक सेवा में लोग हैं इनका भी हम लोगों ने डोजियर बना लिया है। हमने उससे पूछा ये क्या कह रहे हैं आप? कहा सब पूछ लिया गया है कि श्रीमान जी आप क्या नाम क्या है, आप कै भाई हो, आपके पिता का नाम क्या है, आपके कैठो बेटा है, कैठो बेटी है, दामाद कहाँ है, क्या करता है, कब आप सर्विस में आए, कब मजिस्ट्रेट रहे, कब आप एडिशनल जज बन गए, और इतने साल का इतने हज़ार रुपये से इतना, इतने साल का इतना हज़ार रुपये से इतना, और बम्बई में दामाद को जो फ्लैट दिया है वो 6 करोड़ रुपए का है, और जीवन भर के तनख्वाह की कमाई आपकी लाखों में ही नहीं है। तो उसी कोर्ट से आपको भी तो इंसाफ मिला अपने मामले में? मिला, लेकिन हम जो बता रहे हैं एक ऑफिसर ने ही, पुलिस के ही एक ऑफिसर ने बताया कि हम लोगों ने इन लोगों को ठीक से ठीक कर दिया है। ये जो करप्ट उसमें हैं लोग, वो भाई माई लॉर्ड माई गॉड खुदा हम कह रहे हैं जिसको, अगर उसमें भी जैसा कि उस अफसर ने कहा कि चोर बेईमान भी हैं, अब बड़ी संख्या में चोर बेईमान हैं, तो उन चोर बेईमानों को लोग चोर बेईमान इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि भाई विशेषाधिकार लागू होगा, लेकिन हमें सरकार ने इस तरह के लिए डायरेक्शन दिया और इनको काबू में लाने के लिए जो चोर बेईमान हैं उनकी सारी कुंडली हम लोग बना लिए हैं और उनको दिखा दिए हैं, और जितना कहेंगे उतने लिखा जाएगा फैसला। ये एक ऑफिसर कह रहा है, झूठ कह रहा है, लेकिन कहा उसने। लेकिन ऐसा इसलिए कभी कभी लगता है कि कुछ चमत्कार होते हुए देखते हैं। मुख्तार अंसारी 35 साल पहले एप्लीकेशन दिए थे कि हमें बंदूक का लाइसेंस दे दिया जाए, और उस वक्त उनके पास ऑलरेडी एक राइफ़ल का लाइसेंस है, वो लाइसेंसी है, तो राइफ़ल वाले लाइसेंस पे कोई आपत्ति नहीं है। बंदूक वाला लाइसेंस कहते हैं लोग कि डीएम और एसपी के दो नाली बंदूक वाले, हाँ, उसमें साइन जो है वो डीएम की नहीं है। चलिए साहब ठीक है, और उसमें सजा हुई है आजीवन कारावास। एक चीज़ और आप सुनिए ना, इस केस में सजा हुई आजीवन कारावास। अब जो वो बता गया वो पुलिस का ऑफिसर एक दिन बहकने में कि हम लोग डोजियर रख देते हैं और फिर कहते हैं ये फैसला है। अभी एक मैटर हमने और देखा, एक धमकी देने का मुकदमा है मुख्तार के विरुद्ध, डिसाइड हो गया मैक्सिमम सज़ा जो सीरियस दर सीरियस कोई धमकी का मामला हो तो 7 साल, उसमें मुख्तार अंसारी को दिया गया 7 साल। अब ठीक है, बड़े बड़े मामलों का लेके चलिए, अब क्या कहा जाए, मुख्तार गुजर चुके हैं, अब उस कहानी में कुछ उनके क्या झूठे और सच्चे मामले हैं बताने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन 2 बात कहूँगा, वो इतिहास बन गए, लेकिन एक इतिहास ये बना गए कि हिंदुस्तान में वो पहले आदमी थे जिनको हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने जेल में रहते हुए 5 बार रासुका लगाया, 5 टाइम रासुका मुख्तार के ऊपर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई की, और 5 बार का 5 बार का रासुका टूट गया, और 5वीं बार में तो हाईकोर्ट ने स्ट्रक्चर तक पास किया कि जब ये कानून बना तो ये नहीं सोचा गया होगा कि ऐसे भी दुरुपयोग होगा कि कोई व्यक्ति लगातार जेल में है और वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। एक सवाल और था जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप चूँकि परिवार के मतलब वैसे सबकतुल्लाह अंसारी सबसे बड़े हुए, ये जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है,
क्या वो सरेंडर नहीं कर सकती लॉ के सामने? सकती हैं, हमारी सलाह है उनको, हम आपके माध्यम से भी उनसे रिक्वेस्ट सलाह करेंगे कि उनको मतलब करना चाहिए, हम आप सरेंडर करें और फेस करें। कानून में तमाम रास्ते और गुंजाइशें बनी हुई हैं, उनके ऊपर कोई कत्ल का मामला मुकदमा नहीं है, उनके ऊपर मामला ये है कि मुख्तार अंसारी ने फर्में बनाई अवैध अपनी पत्नी के नाम से, उसमें ये किया वो किया, यही सब चीज़ें हैं। तो ये सब तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आप जब वही नहीं रहे, ये मुझे मालूम है, मैंने उनके वकील से एक दो बार इसके बारे में जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि भैया कानून में बड़े रास्ते हैं, हम एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एंटीसिपेटरी बेल हो जाए, और अगर नहीं होगा तो फिर हाजिर होकर के जाके जेल जा कर के हम बेल कराएंगे, और बेल होगी तो हम तो सलाह देंगे कि उनको हाजिर होना चाहिए, बेल कराना चाहिए। एक बेटा भी उनका जेल में है, बहू उसकी जेल काट के आई है, बहू के पास साल भर से भी कम उम्र का बेटा था। आरोप ये था कि वो जेल में आई थी अब्बास से मिलने, और जेल अधिकारियों की मिली भगत से वो अलग कमरे में उससे मिलती थी। एक तरफ उनकी सबकी मिली भगत, दूसरी तरफ उसकी नीयत ये थी कि वो अब्बास अंसारी को भगा ले जाए, अब्बास के खिलाफ मुकदमे में जितने गवाह हैं सबको डरा धमका दे। ये आरोप तो किसी हिंदी फिल्म से भी घटिया लगता है। किसी भी व्यक्ति को अगर वो जेल में है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी उससे मिलने जाती है। आप ये कह सकते हो कि वो परमिशन का कागज़ नहीं था और जेल के अंदर चली गई थी, तो मुकदमा परमिशन लिए बगैर जेल में मिलने जाने का है बस। लेकिन उसको आपने बता दिया ऐसा जैसे मालूम रहा कि रासुका तक लगा उसमें। एक ड्राइवर उसका बंद हुआ, वो ड्राइवर कहता भैया हम तो गाड़ी में थे, बाबू मेरे पास था, वो मिलने गई थी, और उनको अभी बैठाया गया था कि अभी रुकिए, जब सबकी मिलाई खुलेगी तब मिलाएंगे। और इतने में, और शुक्रवार का दिन था, वो चाहती थी कि 12:30 बजे से पहले मिल के हम लौट जाएं ताकि शुक्रवार की नमाज घर पे पढ़ लें। तो वो इसलिए पहले गई, और जेल की ही अथॉरिटी, पूरा अधिकार है सुपरिटेंडेंट को किसी को भी मिलवाने का। एप्लीकेशन लेके मिलवाए, फार्म भरवा के मिलवाए, या ऐसे बैठ के मिलवाए, बैरिक में भेज के मिलवा दे, चटाई पे बैठा के मिलवा दे, अपने ऑफिस में चाय पिला के मिलवा दे, होता है और करते हैं, रोज करते हैं लोग। एक आखिरी सवाल था अफजाल अंसारी जी कि ये सारी जो परेशानियां हैं ये हैं, कई बार क्या होता है ना कि आदमी अपने हेड ऑफ, आप इतने बार के सांसद रहे कि चलिए प्रधानमंत्री से मिलके उनसे अपनी बात कह लेते हैं, या यूपी के सीएम से मिलकर अपनी बात कह लेते हैं, ऐसा कभी ख्याल अफजाल अंसारी के जहन में आया क्या? नहीं आया, अमल भी किया। मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, हमको उन्होंने समय दिया, हम उनसे 1 to 1 मिल करके बैठ के बात भी किए हैं। प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई है, मैंने उनको पत्र भी लिखे हैं, उसके भी जवाब उनके मेरे लिए आए हैं। मैंने उन्हें लिखा था कि मेरे जीवन को गंभीर खतरा है और आप मेरी सुरक्षा का जो है सुरक्षा, एक एमपी को एक गनर, इसको बढ़ा दिया जाए। जवाब आया था कि आपका पत्र हमें मिल गया इस तारीख का, लेकिन अमल में कुछ नहीं आया। मैंने उनसे मिलकर कुछ जनहित के मुद्दे पे भी बात की थी, लेटर भी दिया था, लिख के भी दिया और बात भी किया। हमने उसके अपने और अपने पारिवारिक बैकग्राउंड पे भी बात की थी और इन सारे मुद्दों पे भी बात की थी। हमने कहा कि हम उस परिवार से हैं जिस परिवार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी, देश की सीमाओं की रक्षा में। एक तरफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव कि ब्रिगेडियर उस्मान आ जाओ, पाकिस्तान सेना का पहला जनरल बना दें, और उसको ठोकर मार दिया मेरे पूर्वज ने। और मातृभूमि की रक्षा में जो पहली सेना भेजी गई है कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने, उसका कमांडर बनाया गया ब्रिगेडियर उस्मान को। वो लड़े हैं, शहीद हैं, देश
कि सेना और देश आज भी गर्व करता है अपने उस बहादुर साथी के ऊपर। मरणोपरांत उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिस पे पाकिस्तान ने 50,000 रुपये का इनाम सन 47 में घोषित किया था। आप तो अभी कह रहे थे कि लोग आपको भी माफिया कहने लगे, एक वो दौर एक ये दौर। हाँ, आपके बारे में भी माफिया लोग कहने लगे हैं, ऐसा आपने अभी हमसे बातचीत में कह रहे थे। मैंने ये कहा कि जब ये लोग कहते हैं तो आम आदमी तो जानता है ना। हिंदुस्तान में या विश्व में कोई ऐसा माफिया बता दीजिए जो 2012 की गाड़ी में आज भी चलता हो, सन 2012 मॉडल की गाड़ी में। प्रधान बहुत मुश्किल से खोजने पे मिलेगा जो 5 साल पुरानी गाड़ी में घूमे। और मैं संसद सदस्य हूँ, 12 साल पुरानी गाड़ी है, छिप नहीं न सकता। उसी में घूमता हूँ और सारी दुनिया देखती है, अकेले गाड़ी से घूमता हूँ। तो ये कह लेना और बात है, आप आए हैं मेरे घर दरवाजे को घूम लीजिए, ये छत इतनी बड़ी दिखाई देगी। 9 बार में ये छत पड़ी है और 9 जगह आपको दिखाएंगा। अभी हम हर जगह जॉइंट है और बरसात में चूता है। कोई बता दीजिएगा जो हवाई चप्पल पहन के घूमता हो, कोई माफिया डॉन आपके जैसे मेहमान को भी इस फटी हुई कालीन के पर बैठाता हो। जो कुछ है मेरे भाई, हमने लोगों में दिलों में अपने लिए जगह बनाई है, विश्वास बनाया है। पूर्वजों ने जो कुछ देश की सेवा में किया उन्हीं का खून मेरी रगों में है। मैंने आपकी बात अधूरी रह गई, मैंने उनसे मोदी जी से ये बात कहा था कि चूंकि हम ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज हैं तो जो कट्टरपंथी हैं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, वो हमको गाली बकते हैं कि ये खंजीर का बच्चा है। और खंजीर शब्द जो है आपको नहीं समझ में आएगा, ये किसी मुसलमान के लिए सबसे गंदी गाली है। सूअर को कहते हैं खंजीर। तो हम ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज हैं, इसलिए एक तरफ कट्टरपंथियों की निगाह में मैं खंजीर की औलाद हूँ और आपकी निगाह में तमाम जो चीज़ें आपको बताई गई होंगी, आपसे क्या छुपा है। दुनिया के हर तंत्र आपके पास है, हर एजेंसी आपके पास है। आप जांच करा लीजिए मेरे बारे में कुछ भी। भैया 62 घंटा मुझसे पूछताछ किया है ईडी ने, 62 घंटा। इस घर में 13 घंटा तलाशी किया है, एक एक तिनका अलग करके, और एक तिनका भी नाजायज नहीं मिला। नहीं तो इच्छा तो सबकी थी कि मैं भी ईडी के शिकंजे में हूं, मेरी गर्दन ईडी के शिकंजे में हो। लेकिन 1.5 साल हो गया, अब ईडी नहीं बुलाती, भूल गई अफजाल अंसारी भी कोई था।